नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ज्योति। G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी इटली पहुंचे। इटली पहुंचने पर इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में सम्मेलन में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनका स्वागत करती हुई प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं, हालचाल लेते हुए भी नजर आ रही हैं। और जब शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे थे और उसके बाद से जो है उनका स्वागत करती हुई प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वहां पर नजर आई। वहीं आपको बताएं कि इटली में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें पोप फ्रांसिस भी शिरकत करने पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी, साथ ही फ्रांस और भारत के रिश्तों पर चर्चा की। तो इटली की ये तस्वीरें हैं जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने बधाई दी। दरअसल इटली में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वो पहुंचे थे और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचे तो वहां पर उन्हें बधाई देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति नजर आए। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों ने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इस दौरान बधाई। और G7 को कवर करने के लिए इटली पहुंची हमारी टीम की हेड सपना चारण ने वहां मौजूद पत्रकारों से खास बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा आपको सुनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ G7 को कवर करने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। हम यहाँ मेन वेन्यू पे मौजूद है, जहां पर सामने ही ब्रगैलिया रिजॉर्ट है, जहां पर सारी मीटिंग्स हो रही हैं। हम इसके जस्ट सामने जहां पर मीडिया के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ पर है और यहाँ से ही सारे मीटिंग्स होनी है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज होनी है। और उसके जस्ट सामने ही वो रिसोर्ट है जहाँ पर सारे देशों के लोग मौजूद रहेंगे और यहाँ पर वो सारा मीडिया मौजूद है जो G7 को कवर करने के लिए सभी देशों से आया है और सब अलग अलग देश के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं और आपको मैं बता दूं कि G7 की जो मीटिंग है इस समय शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो कि अभी मीटिंग के स्थान पर मौजूद हैं, जिस वेन्यू पे सारी मीटिंग हो रही है और सभी देशों के लोग जो कि G7 का पार्ट हैं वो सब पहुंच चुके हैं। और हम जैसे कि आप देख सकते हैं सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग कोशिश करेंगे एक जर्नलिस्ट से बात करने की। What's your name? Alessia Peretti. From where you are? I'm from Italy and I work as an Italian correspondent for Euractiv.
Can I ask you a question about G7? G7 is a very a big platform. Here all the journalists are coming from all the countries which are involved in the G7. And also India is not a part of G7, but still India is invited. But can you please tell me about G7 and the arrangements about the G7? Okay, perfect. So, well, India was invited because it's a crucial country in the world, even though it's not part of the G7 like, the other countries. So, India will be crucial for the actual arrangements that, the leaders will take. For example, on Africa, how to do a better partnership to help develop that country and still help other countries of the G7 and India and all the other ones that are invited today. And also there are other arrangements, for example, on Ukraine to give further aid to the country and to use the money that they can take from the frozen Russian assets, even though they're not seizing them, they're just using them, as them as collateral. And so India will be crucial for this development, even considering the fact that India has a great relationship with Italy, the host of this G7. As it is a very big program, G7, it's a World Forum program. Many countries are invited already. If I ask about the arrangements in Italy, how's the arrangements for everybody, like all the delegations and foreign medias as well? Well, it's really big event and it's been organized for a while. The arrangements are not great, as for journalists to get to the places and get access to the leaders, because we're 1 hour away from the actual leaders and the delegations, usually because they're back in Bari, and it takes about an hour to get here. But apart from that, this area is really well secured, and we had to pass lots of security checkpoints to get here. So I think the arrangements were really good, but not so well organized, if that was a question. And the one other question also, the last question is, what do you think about the G7 impact after this G7 meetings? What will be the further impact of this G7 Italy? Well, for Italy or all the G7? Okay. So, well, big steps have been taken at the G7. I mean, they're not officially taken yet, but the Prime Minister of Italy, Meloni, announced yesterday that there is already an agreement between all the parts of the G7. So I think that will be really important for especially countries like Ukraine, that they will get further help, and also for the people from Gaza, because they're asking Israel to stop the assault in Gaza. And so I think there will be really big steps with really big repercussions, especially for countries that are at war now. थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि बताया हमें एक जर्नलिस्ट ने कि किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं इटली में। हालांकि उन्होंने बताया कि इटली में जर्नलिस्ट के लिए उतने खास अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है, क्योंकि देश भर के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए जर्नलिस्ट को भी बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं दिए गए हैं। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी क्रॉस करके हम लोग को जाना पड़ रहा है, लेकिन इसका वर्ल्ड फोरम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। तो G7 इटली को कवर करने के लिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहले से मौजूद हैं और यहाँ की प्रधानमंत्री मेलोनी से वो मिल चुके हैं। वहां पर कुछ जर्नलिस्ट को उन्होंने बुलाया था, जिनसे उन्होंने मुलाकात की और उनसे मिले, हाथ मिलाया। उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे, हमारे साथ यहाँ इटली के एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हाय, व्हाट्स योर नेम? Michele Traversa. I come from Italy and I'm here also for G7. You're covering the G7. Will you please tell me about the G7 and the meeting? You were there already. The Prime Minister Narendra Modi is also there and the other delegations are also there.
The most famous appointment for today is the meeting with the Pope. For us, it's the first time in the world that in a meeting, political meeting, arrived a religion representative. And for the Prime Minister from Italy is the best in the Apulia is the best way to relationship other country and other people that decide all in the world. Being a journalist, as you are journalist, you are already there and you have a lot of information, so that we are talking to you on our channel. I wanted to ask, Italy is a big country. Why they choose the Apulia especially for the G7? I think that Apulia is famous because the weather is good, food is good, and also have a meeting for different country, because in the south there are in front of Turkey, Albania, Mediterranean area, so is the point of meeting different culture. It's very important for us because here we have, for example, in Bari there is Saint Nicholas, is the saint famous in all the world, and we have a big church, and in every country arrive people from different nation for pray and also for know different culture. Yeah, right. Can you please tell me about the major points of the meeting, if you know about the G7, what they are going to meeting, and what they were talking about the meeting? I think this is important because yesterday and today are write a document important for the peace in the world. Also, because I've talked about Russian and Ukraine, and also the conflict about in Arabia with Israel and Palestine is important. But the most famous document is the for Prime Minister in Italy is Giorgia Meloni. Is important because meet a right way for develop the economy. Being a very old and senior journalist, I just wanted to ask about your opinion. What will be the impact of G7 after this whole meetings? I think this impact is very, very, very important because all world now have the attention in this area. So it's important for business, for economy, for tourism, and other way. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस विद अस। तो हम लोगों ने देखा कि हमने जर्नलिस्ट से बात की जो कि यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, इटली के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने हमें यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया और जिस तरह से मीटिंग में जो खास मुद्दे रहेंगे उन पॉइंट्स के बारे में उन्होंने हमें बताया। मैं अपनी पूरी टीम के साथ इटली से सपना चारण। और सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार शाम वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी ने यहां पीएम मोदी के वाराणसी आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने सबसे पहले मेहंदीगंज में पीएम के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद से आपको बता दें कि सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग करके वाराणसी और आसपास के जनपदों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विकास की सभी परियोजनाओं को समय से पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इससे पहले सीएम का हेलीकॉप्टर सेवापुरी के मेहंदीगंज स्थित पीएम मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल पर उतरा। सीएम योगी ने यहां पीएम की सुरक्षा, जनस्थल पर पार्किंग, जनता के आवागमन, नेताओं के रूट समेत प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इस दौरान मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने जनसभा स्थल का रूट मैप सीएम को दिखाया और हर पॉइंट की जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सुरक्षा दायरा, आंतरिक सुरक्षा डी और बाह्य सुरक्षा की जानकारी सीएम योगी को दी। वहीं लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियरिंग को मूवमेंट से संबंधित सभी सड़कों को चेक करने और मरम्मत का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। इसके अलावा जनसभा स्थल पर हेलीपैड को भी मुख्यमंत्री ने देखा और बैरिकेडिंग की उचित व्यवस्था करने के लिए अफसरों को निर्देशित किया। साथ ही डीएफओ को कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर चिन्हित स्थल को पूरी तरह जंतु
जानवरों से मुक्त रखने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी का 18 जून को वाराणसी आगमन प्रस्तावित है। पीएम मोदी मेहंदीगंज में जनसभा और किसान सम्मेलन को संबोधित भी उस दौरान करेंगे। और आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तलब कर समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश उन्होंने दिए और साथ ही कार्यों में लापरवाही बरतने वालों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम योगी ने राजस्व संबंधित मामलों में लापरवाही पर खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तत्काल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया। साथ ही 2 हफ्ते में रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से राजस्व से जुड़े अधिकारी हरकत में आ गए हैं और इसी क्रम में राजस्व परिषद चेयरमैन रजनीश दुबे ने हाल ही में राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा की है। इसमें उन्होंने राजस्व संबंधित कार्यों में लापरवाही पर राजस्व अफसरों, एडीएम, एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उधर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी राजस्व संबंधित मामलों को लेकर के बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व संबंधित मामलों के निपटारे में लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए। और यूपी विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है। यूपी विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी नवनिर्वाचित एमएलसीज को शपथ दिलाई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवनिर्वाचित जो एमएलसीज है विधान परिषद में कार्यक्रम आयोजित किया उनके शपथ ग्रहण के लिए और उसके बाद से उन्हें यहां पर शपथ ग्रहण दिलाई गई। सभापति मानवेंद्र प्रताप ने ये शपथ दिलाई है। और लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले विदेश दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन इटली के एपुलिया में जो है 13 से 15 जून तक आयोजित किया जा रहा है। वहीं हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी भी पहुंचे, जहां उन्होंने वहां चल रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी। बारी ये जगह है जहां पे G7 ये यहाँ पे बैठक होने जा रही है और आज से ही शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि शाम से आज यहाँ पे जो चहलकदमी थी वो काफी बढ़ गई है। भारतीय समय के अनुसार ये जो समय है इटली का वो लगभग यहाँ पे 3.5 घंटे का फर्क है। आप देखिए, हम इस समय G7 इटालिया प्रेस सेंटर के पास खड़े हैं और हमें ये परमिशन यहाँ मिली है कि हम यहाँ से आज ये पूरा मीडिया सेंटर में सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं G7 जो ये पूरी बैठक होने जा रही 3 दिवसीय बैठक है और इसके लिए एक विशाल यहाँ पे मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे विश्व के सभी तमाम ऐसे देश हैं जो G7 के सिर्फ 7 देश नहीं, जबकि पूरे विश्व के जो भी देश हैं वहां से मीडिया आई है यहाँ पे। और आप देखिए कितना ये भव्य बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खास इंतजाम किए गए हैं इटली गवर्नमेंट की तरफ से। और आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा रोजी अंतम से कि प्लीज कृपया यहाँ पे थोड़ा सा आगे वो यहाँ पे दिखाएं मीडिया सेंटर को लेकर के। आप देखिए, ये एक अत्याधुनिक मीडिया सेंटर बनाया गया है इटली के अंदर। खास तौर से ये बारी ये शहर है इटली का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे व्यवस्था की गई कि जो तमाम अलग अलग देशों से जो लोग आए यहाँ पे, जो पत्रकार आए मीडिया के लिए, उनको यहाँ पे ये लोग यहाँ से आप अपनी खबरें भेज सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था की गई है। ये पूरा आप इसका नज़ारा देखिए। देश आपको ये मौके कम मिलेंगे। G20 जब हमारे देश में हुआ था तो आपको ये शायद नज़ारा मिला होगा। आप जब देख रहे होंगे तमाम ऐसे देशों के जो पत्रकार हैं वो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ से खबरें भेज रहे हैं। आप देखिए, ये एक यहाँ का आयोजन, ये यहाँ पे एक व्यवस्था की गई है इटली सरकार की तरफ से। तमाम ऐसे देश जो उन्होंने अपने पत्रकारों को यहाँ पे भेजा है और G7 के बारे में ये सभी पत्रकार यहाँ पे काम कर रहे हैं।
अपनी अपनी खबरें भेज रहे हैं ये सारे पत्रकार, ये इनका यहाँ पे काम है। और ये पूरा मीडिया सेंटर बनाया गया। आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि कृपया वो यहाँ पे आए। वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे खबरें यहाँ से भेजी जा रही हैं और विश्व के तमाम वो न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे CNN है। आप देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ से अपनी खबरें भेज रहे हैं। और देखिए, ये पूरी व्यवस्था की गई क्योंकि 3 दिवसीय ये पूरी बैठक है। 7 देश पूरे जो G7 समिट जिसको हम बोलते हैं, वो इसको पूरा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। जो आयोजन हो रहा है वो लगभग 70 किलोमीटर यहाँ से है, लेकिन मीडिया के लिए खास तौर से मैं चाहूँ कि देखिए, ये वो तमाम वो न्यूज़ चैनल्स भी यहाँ दिखाए जा रहे हैं। इन न्यूज़ चैनल्स को ये सीधे खबरें G7 के ऊपर आ रही हैं और वो उनके ये इन्हीं के प्रतिनिधि हैं जो कि यहाँ पे बैठ करके अपनी खबरों को भेज रहे हैं, पूरे विश्व में G7 से संबंधित खबरों को भेज रहे हैं। आप देखिए, और कितनी शांति से यहाँ पे काम हो रहा है। अलग अलग देशों के ये पत्रकार हैं और तमाम वो खबरें लगातार। और मैं आपको बताते चलूं, ये जो मीडिया सेंटर है ये लगभग 24 घंटे यहाँ पे काम होता है और यहाँ पे लगातार लोग काम कर रहे हैं अलग अलग देशों के। एक साथ आपको ये नज़ारा G20 में मिला होगा, लेकिन आप G7 में देखिए, ये सभी देशों के लोग आए हैं। हम आपको और विस्तार से बताते रहेंगे। तो आप देखिए, ये वो पूरी व्यवस्था जैसे हम आपको बता रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे आपको जब भी कोई काम करना है, वो खबरें आपको भेजनी है, तो आप देखिए यहाँ पे ये सभी जर्नलिस्ट हैं, ये यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे, और वो तमाम अपने देशों से अपने प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। हम अगर कोशिश करेंगे, अगर हम इनसे किसी से बात कर सकें। हेलो, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम अ जर्नलिस्ट एंड वी आर डूइंग अ स्टोरी ऑन द इंटरनेशनल मीडिया सेंटर ओवर हियर। सो यू जस्ट वांट टू फॉर द व्यूअर्स ऑफ इंडिया, सो फ्रॉम व्हिच कंट्री डू यू रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर फॉर द मीडिया सेंटर टू कवर? Brazil. Okay, and which channel you are from Brazil? Record TV. So, how do you feel about this G7 summit you're covering over here? How do you like about the arrangements over here? And what do you like to say about the G7 summit? What is new is going to be happening for this 3 days meeting actually? Wow. Well, the coverage is being pretty challenging for us journalists. I don't know if you're feeling it, but it's not a big city, so you don't have much structure for us. Like everything is very far away, and the leaders are isolated on like 100 kilometers from here, so it's very difficult for us to reach. Of course, there is the security reasons, we understand this, but that's the reason it's very challenging for us to get the news. So we are here in the media center, we get the transmission, the official transmission from the GSAT crew, but it's, difficult. And we are hoping tomorrow to have access to what our president will say. We have he has a bilateral meeting with your prime minister, so we are very, looking forward to know how is it going. But yeah, it's being pretty difficult. But I hope that what Giorgia Meloni says, that they want to be closer to this global south leaders, is true, because I think this is pretty necessary for Thank you for so the much. problems. This is because we too are journalists and we can just feel over here how, because you come from Brazil, I'm coming from India. So we definitely, I also felt over here that the places over here is quite far, 70 kilometers away, the main media centers over there where the meetings have been taken. But this is about journalism. People may think that we are on the screen and we are just like stars, but no, it is such a, we are way over here. We are not, I don't think so you've been eaten or had something because you're doing I was seeing that you were covering your whole story over here and you're doing, so this is about journalism. So ये है, आप देख सकते हैं पत्रकारिता। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो आप देख सकते हैं कि यही यहाँ पे ये सारे पत्रकारों को यहाँ पे ये काम मिला है और सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आसान नहीं है पत्रकारिता। आपको लगता होगा कि हम लोग देश घूम रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी रोजी अंतम से, अपनी सहयोगी से, कि कृपया थोड़ा आगे से आए। आप देखिए, ये पूरा व्यू है, यहाँ पे ये सारा लाइव कवरेजेस हो रहा है। ये बड़ी स्क्रीन टीवीज लगाई गई हैं। मैं चाहता हूं कि वो आप स्क्रीन टीवीज को भी जरूर दिखाएं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वो स्क्रीन टीवीज लगाई गई हैं जहां से आप ये अपनी न्यूज को देख सकते हैं। यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं और बहुत ही शांति से यहाँ काम हो रहा है। इस बहुत जगह से यहाँ पे अच्छा सा ये पूरी व्यवस्था की, कोई यहाँ पे शोर शराबा कोई ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत शांति से काम कर रहे हैं। अलग अलग लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपने देशों से आए, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे और वो अपना काम कर रहे हैं। ये है मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर। लेकिन आपको जैसे सुना कि वो जो पत्रकार है वो कह रही कि बहुत सारी जो यहाँ पे जहाँ पे आयोजन हो रहा है वो काफी दूर है यहाँ से। दिक्कतें भी होती हैं पत्रकारों को, इतना आसान नहीं होता है। जब हम दूसरे देश में आते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, लेकिन इसी का नाम पत्रकारिता है। हमें करना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है, लोगों तक, जनता तक अपनी बात को पहुंचाना है, उनको सच दिखाना है। तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
माफ कीजिएगा, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड बृजमोहन से जुड़े हुए हैं। बृजमोहन जी, आप वहां पर उपस्थित हैं, कैसा माहौल वहां पर है और क्या कुछ देखने को आपको वहां पर मिल पा रहा है? भारत की एक अनूठी छाप इसको कह सकते हैं, क्योंकि सदस्य नहीं होने के बावजूद भी जो है वहां पर आमंत्रित करना, तो ये बताता है कि अब विश्व में नाम है भारत का। था। देखिए, दो दिन से हम यहाँ पे हैं। कल हम यहाँ पहुंच गए थे। आज नरेंद्र मोदी जी, जैसे मैंने आपसे बताया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री रात को यहाँ पे पहुंच चुके थे, यहाँ की मध्य रात्रि में। और आज का दिन पूरा उन्होंने सिर्फ यहाँ पे अपनी जो ये 3 दिवसीय G7 की समिट थी, उसमें उन्होंने पूरा दिन निकाला है देश के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं देश के इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आने के बाद उन्होंने जरा भी आराम नहीं किया और उन्होंने आज लगातार कई सारी बड़ी बैठकें की, जिसमें पहली बैठक उन्होंने जो मीटिंग की वो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ की। और उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, हालांकि वो अभी कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उन्होंने, आपको पता ही है कि वहां की जो पार्लियामेंट है वो भंग हो चुकी है। तो जो सोनिक जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, वो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और जो तीसरी सबसे बड़ी उनकी जो मीटिंग थी वो यहाँ की इटली की प्रधानमंत्री जी के साथ थी, जिसमें उन्होंने खासतौर से, और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने संबोधन भी किया उन्होंने, और खासतौर क्योंकि हम लोग अभी पूरा वहां से उसी पूरे जहाँ पे कार्यक्रम स्थल से हम लोग हैं, और मैं अभी बाहर निकल के आकर के आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि यहाँ पे शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और मुझे लगता है 3.5 घंटे का फर्क है। तो हम लोग अभी यहाँ पूरे लगातार हम लोग भी दिन भर कार्यक्रमों में लगे रहे और उनका संबोधन खत्म हुआ अभी प्रधानमंत्री जी का। उस संबोधन में उन्होंने एक बात उन्होंने कही खास तौर से, उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कितने बड़े चुनाव को संपन्न किया गया देश में, भारत में, और जिसमें लगभग कई सारे लाखों की संख्या में पोलिंग बूथ थे। और वहां पे विश्व की सबसे बड़ी, अगर हम आपसे बात करें कि डेमोक्रेसी अगर हम देश की, वो उसका चुनाव संपन्न होता है, उसके लिए उन्होंने खासतौर से जनता का आभार भी व्यक्त किया। और उन्होंने विश्व के सब पटल पे ये बात रखी कि किस प्रकार से यहाँ पे हमने इतना बेहतरीन चुनाव संपन्न कराने के बाद, जो इतना निष्पक्ष चुनाव के बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और उसके लिए उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। और वो अपने आप को, उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे जो की 50वीं ये एक तरह से संबंध है इटली के साथ, जो भारत के जो संबंध है उसको उन्होंने आज उन्होंने गिनाया कि 50वीं उसकी वर्षगांठ भी है कि संबंध हमारे हैं। और इटली के लिए उन्होंने खासतौर से ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने बात रखी, क्योंकि इटली, मैं आपको बताऊं, एक जो इस देश के जो हिस्टोरिकल अगर सिटीज में से, जो इस कंट्रीज में से, उसमें से भी इटली की गिनती होती है। तो उन्होंने उस पर भी चर्चा की और उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि हम आने वाले समय में किस प्रकार से इटली के साथ और भी हमारे मैत्री संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात की, उन्होंने आर्थिक नीति पर भी उन्होंने बात की, उन्होंने किस प्रकार से हमारे यहाँ और अच्छा, हम बेहतर जो बिजनेस प्रपोजल्स और हो सकते हैं, खासतौर से उस पर उन्होंने चर्चा की। और इस पूरे संबोधन को उन्होंने बड़ा विस्तार पूर्वक, उन्होंने अपने जो मीटिंग हुई उनकी खासतौर से इटली के प्रधानमंत्री के साथ, वो भी उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। और मैं आपको बताते चलूं क्योंकि खासतौर से जो यहाँ पे इस समय का जो माहौल है, क्योंकि लगातार देश की जब बात होती है भारत की, तो उस पे भारत को अलग संज्ञा में लिया जाता है। उन्होंने एक खास तौर से उन्होंने आज जो है एआई के ऊपर भी उन्होंने चर्चा की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एआई के क्षेत्र में इंटरनेशनल गवर्नेंस के महत्व पर बल दिया जाना चाहिए। भविष्य में भी एआई को उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंट और होना चाहिए। और इसको क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में इस समय एआई को लेकर के तमाम इस प्रकार के लोग काफी चिंतित हैं, क्योंकि एआई की वजह से आप देखिए कि कई सारे देशों में उसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ना, जब तकनीक होती है तो उससे लोगों का तो बड़ा विकास होता है, लेकिन उसका नुकसान भी होता है। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि जो है लगभग 4 सिद्धांतों के आधार पर हम अपना ये पूरा अपना ऊर्जा की जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए थे उस पर हम लेकर करेंगे। और उन्होंने कहा कि 2017 तक नेट जीरो के जो निश्चित तौर पर आपके जरिए हम ये अरेंजमेंट भी देख पा रहे हैं और आपने जो कीमती समय निकाला है, हम चाहेंगे कि आप और अपडेट जुटाएं ताकि और अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।